हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्विज दृष्टि आईएएस द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जो कि जून माह के तृतीय सप्ताह पर आधारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके टॉप 10 क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 है, चाइल्ड फूड पावर्टी न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, शीर्षक वाली रिपोर्ट इस रिपोर्ट कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है। चाइल्ड फूड पावर्टी को यूनेस्को, यूएन, ईसीओ, एसओसी, यूनिसेफ या एफएओ। तो किसके द्वारा इसको जारी किया गया है? यूनिसेफ द्वारा। ठीक है, यूनिसेफ द्वारा इसको जारी किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चाइल्ड फूड पावर्टी न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये यूनिसेफ द्वारा चालू की गई है। इसमें प्रारंभिक बचपन में चाइल्ड फूड पावर्टी की स्थिति, प्रवृत्तियों और असमानताओं के चालकों की जांच की जाती है। ठीक है, यूनिसेफ ने इससे सतत विकास लक्ष्यों के पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों में प्रारंभिक बचपन, देखिए प्रारंभिक बचपन में तो 5 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। आहार से वंचित रहने वाले कम गुणवत्ता वाले आहार को सामने लाने के लिए चाइल्ड फूड पावर्टी की अवधारणा शुरू की है। नाम याद रखिएगा, यूनिसेफ ने इसको चालू किया है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV एक संक्रमण है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। सही बात है। HIV श्वेत रक्त कणिकाओं WBC को नष्ट कर देता है, जिसमें अवसरवादी संक्रमणों के खिलाफ व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। तो दोनों सही हैं कह रहा है। तो देखिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और 1-2 दोनों का एक जो है दूसरा है कथन 1 का स्पष्टीकरण करता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसका ये देख लीजिए व्याख्या क्या है। तो HIV क्या करता है कि ये जो है विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं को, जो WBC होती हैं उसमें CD4 कोशिकाओं को ये जो है अपने टारगेट पे लेता है, और जिसका जो है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है CD4 की। ठीक है, WBC में जो कैटेगरी होती है तो उसमें CD4 नामक एक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो उनको ये जो है टारगेट करता है और किल कर देता है, जिससे जो है आदमी बहुत सारे रोगों से ग्रसित हो जाता है। G7 के बारे में बताया गया है। तो G7 विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में सब प्राइम संकट के बाद हुई थी। यह वैश्विक आबादी का 10% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 46% प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें से बताना है सही कौन सा है। तो केवल 1, 2, 3, केवल 1 और 3, केवल 2। तो इसमें से देखिए कह रहा है G7 विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। सही है। 2009 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये गलत हो गया। और ये अब वैश्विक आबादी का 10% और वैश्विक घरेलू जो है GDP का 46% प्रतिनिधित्व करता है। ये सही है। तो आपका 1 और 3 सही हो गया, केवल 1 और 3 सही है, तीसरा पार्ट। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें शामिल देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। ठीक है, ये 1973 में जो तेल संकट आया था उसके बाद में चालू हुआ था 1975 में। तो 1973 में तेल संकट आया, उसके बाद में 1975 में G7 की जो है बैठक चालू की गई, या G7 का फाउंडेशन रखा गया। अगला है चाइल्ड फूड पावर्टी, जो अभी हम लोग पढ़े थे, उसकी रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। अभी हमने बताया कि इस किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनिसेफ द्वारा। तो ये आपका हो गया गलत। यह रिपोर्ट 14 वर्ष नहीं 5 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है, बताया था मैंने, तो ये भी गलत हो गया। भारत में 60% बच्चे गंभीर चाइल्ड फूड पावर्टी से के अंतर्गत शामिल हैं। 60% नहीं 40% बच्चे शामिल हैं। तो ये कह रहा है सही कौन से हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसका हम देख लेते हैं व्याख्या। चाइल्ड फूड पावर्टी जो है न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड, अभी बताया गया कि यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसमें जो है शामिल किया जाता है, और इसमें भारत से जो है 40% बच्चे गंभीर चाइल्ड फूड पावर्टी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इन डेटा को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन 5 है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला ई फ्लो संबंधित है। ई फ्लो शब्द किससे संबंधित है? डेटा के सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह से,
स्वच्छ वायु हेतु आवश्यक न्यूनतम वायु प्रवाह से स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु आवश्यक न्यूनतम जल प्रवाह से इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर हेतु 5G स्पेक्ट्रम की क्षमता से। तो किससे? स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु आवश्यक न्यूनतम जल प्रवाह से, इससे संबंधित है। आइए देखते हैं। ई फ्लो का मतलब होता है इन्वायरमेंट फ्लो। जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह जो है चालू किया गया है, निश्चित समय पर आवश्यक जल प्रवाह की मात्रा एवं गुणवत्ता की उपलब्धता से है, इसका मतलब। ठीक है। नदियों, झीलों एवं आर्द्र भूमियों के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने हेतु ई फ्लो आवश्यक है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इनसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएं मिलती रहें। ओके, ई फ्लो किससे संबंधित है ये आपने देख लिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधार क्षरण क्या है? शब्द आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह OECD द्वारा तैयार किया गया है तथा G20 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसका उद्देश्य वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर सुनिश्चित करना है। भारत इस ढांचे के अनुप्रयोग में एक सक्रिय भागीदार है। तो 1, 2, 3, इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, इसमें तीनों सही हैं। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। ये OECD द्वारा तैयार किया गया तथा G20 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। लाभ को न्यून कर वाले क्षेत्रों में हस्तांतरित कर देना है, जहां वास्तविक आर्थिक गतिविधि न्यूनतम है। मतलब जो ज़्यादा, जहाँ से हमें लाभ प्राप्त होता है वहाँ से कर ज़्यादा लो, और जहाँ से कम प्राप्त होता है वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट करो, यही इसका मेन मतलब है। ठीक है। इसके दो स्तंभ है। पहला है कि बहुराष्ट्रीय एवं डिजिटल कंपनियों द्वारा सीमा पार लाभ हस्तांतरण को संबोधित करता है, जबकि दूसरा स्तंभ है इसका देशों के बीच हानिकारक एवं कर प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट कर उस दर को प्रस्तावित करता है। ओके, इसका जो कर दर है 15% तक प्रस्तावित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनिंग एजुकेशन, इसको शब्द को याद रखिए, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूनिसेफ की एक वैश्विक पहल है जिसमें 80 देश शामिल हैं। इसका लक्ष्य 2050 तक 50% स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ग्रीन स्कूलों में बदलना है। इसमें मूल्यांकन के लिए SDG 4.7 के साथ संरेखित 4 प्रमुख स्तंभ हैं। तो ये जो है आप देखिए कौन सा सही है, केवल 1, 2, 3 या 1, 3 या केवल 3। तो इसमें से आपका केवल 3 सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। क्यों? आइए व्याख्या देखते हैं। ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप है, यह यूनेस्को द्वारा एक पहल चालू की गई है। इसमें 80 देशों के समूह तो है, लेकिन यह यूनेस्को द्वारा है। ठीक है। यूनेस्को द्वारा ग्रीनिंग या हरित एजुकेशन पार्टनरशिप में 2 नवीन टूल ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस GCG तथा ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स GSQS लॉन्च किए गए। ठीक है। ये 2030 तक 50%, वहाँ पे 2050 दिया है, तो 2030 तक 50% स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को ग्रीन स्कूलों में परिवर्तित करना है। 2030 तक 90% देशों में ग्रीन नेशनल करिकुलम प्राप्त करना है। SDG 4.4 के तहत 4.7 के साथ संरेखित करते हुए परिवर्तनकारी शिक्षा के 4 प्रमुख स्तंभों के आसपास संरचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेलोस द्वीप जो हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किस समुद्र में स्थित है? मरमरा सागर, एजियन सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर? तो ये आपका एजियन सागर में है। कहाँ पे? एजियन सागर में। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसका व्याख्या। डेलोस द्वीप का नाम है डेलोस द्वीप, माइकोनोस, ठीक है, माइकोनोस के निकट एजियन सागर में स्थित है। एजियन सागर में डेलोस द्वीप है। ओके, एजियन सागर में डेलोस द्वीप है, याद रखिएगा। डेलोस द्वीप को बताया गया है कि अगले 50 वर्षों में विलुप्त हो जाएगा। यह यूनेस्को में भी शामिल है, तो इतना याद रखिए, काफ़ी है। हाल ही में समाचारों में रहा ठंडा लावा के निम्नलिखित विकल्पों पर परिभाषित करता है। आगे देखिए कौन कौन से इसके विकल्प दिए हुए हैं। यह धीमी गति, ठंडा लावा को कौन परिभाषित करता है ये बताना है। तो यह धीमी गति से प्रवाहित होने वाला अत्यधिक चिपचिपे लावा को संदर्भित करता है जो जमीन पर पहुंचने से पहले ठंडा होकर जम जाता है। एक ऐसी परिघटना है जिसमें वर्षा जल, राख, रेत और कंकड़ जैसी ज्वालामुखी सामग्री के साथ मिलकर कंक्रीट जैसे पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसका यही सही है, दूसरा पार्ट इसका सही है।
यह ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जमे हुए लावा प्रवाह को शब्द को बर्फ को परतों को नीचे ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम स्वरूप होता है। यह भूमिगत लावा ट्यूबों का वर्णन करता है जो सतह पर प्रस्फुटित बनाए हुए बिना सदियों के तरल अवस्था में रहते हैं। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। ठंडा लावा, जिसे इंडोनेशियाई भाषा में लहार कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोनेशियाई भाषा में इसको लहार नाम से जाना जाता है। ऐसी परिघटना है जिसमें वर्षा जल, राख, रेत और कंकड़ जैसे ज्वालामुखी सामग्री के साथ मिलकर कंक्रीट जैसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है। लाहर, जो लाहर है या लहार कुछ भी कहा जाता है इसको, तो लाहर मुख्य रूप से नदी घाटियों में प्रवाहित होता है जो 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की गति पर प्रवाहित हो सकता है। इसका प्रवाह गर्म या ठंडा हो सकता है। स्ट्रेटो वोल्केनो को मिश्रित ज्वालामुखी भी कहा जाता है क्योंकि इसके जमाव से स्तरीकृत परतें ज्वालामुखी की तटों पर निर्माण करती हैं। ठंडे लावा को इससे उच्च घनत्व, घर्षण प्रकृति और संरचनाओं या बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने की क्षमता के कारण अधिक विनाशकारी तथा घातक माना गया है। ये हो गई इसकी व्याख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कटनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के बारे में। तो रूस की रोसाटॉम की सहायता से इसका आधुनिकीकरण किया गया है। पहला बता रहा है, यह आयातित PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीकी के उपयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। बताइए कि कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या एक न दो। तो इसमें एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, सी पार्ट सही है इसका। ये जो है भारत के तमिलनाडु के कटनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है और ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। तो रूस की रोसाटॉम और भारत की NPCIL द्वारा इसको दोनों ने काम करके इसको संयुक्त रूप से बनाया है। यह आयातित PWR प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीकी के द्वारा भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। इसका निर्माण 2002 में शुरू हुआ था। 2027 में इसका पूर्ण क्षमता पर संचालन होने की आशा है। 2022-23 में देश में कुल विद्युत उत्पादन की परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी कितनी है? 2.8%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2.8% है। आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नए क्विज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।